नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी जागी आँखों का सपना सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जागी आँखों का सपना। मम्मी, आज स्कूल में नेहा मिली थी। कौन नेहा? अरे अपने योगेश अंकल की नेहा। इतनी जल्दी भूल गई? ओहो, पर अब तो तुम्हारे स्कूल में नहीं है ना? नहीं, पर आज मैं स्कूल में गई थी, डिबेट कंपटीशन थी, बताया तो था। हाँ, और उसमें तुम्हारा नंबर नहीं आया। मम्मी, तुम्हें यह भी बता चुकी हूँ। सॉरी। हाँ, तो नेहा के बारे में क्या कह रही थी? यही कि वह आज स्कूल में मिली थी, बहुत उदास थी। क्यों? योगेश अंकल शादी कर रहे हैं। बुनते बुनते एकाएक अन्नू की उंगली फिसल गई और दाएं हाथ की सलाई बाएं हथेली में घुस गई। अपने रुमाल को उस जगह पर दबाकर कितनी देर तक अनु जड़वत बैठी रही। अंकल शादी कर रहे हैं तो इसमें रोने की क्या बात है? नकुल ने भोला से सवाल पूछा। स्टूपिड, अंकल की शादी का मतलब समझा है? घर में नई माँ आएगी। नई माँ यानी कि स्टेप मदर, समझा? निधि ने बुद्धू भाई के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। ओह, नकुल की समझ में जैसे सब कुछ आ गया। तो फिर अंकल शादी क्यों कर रहे हैं? करनी पड़ती है बेटा, बच्चों की नानी ने कहा। घर में बेटी है, उसे देखने वाला कोई तो चाहिए ही। उसकी दादी है तो दादी क्या सब दिन बैठी रहेगी? फिर वह अकेले कैसे पार पाएगा? क्यों, हमारी मम्मी भी तो हमें पाल रही है, सब कुछ अकेले संभाल रही है, निधि ने कहा। जब मम्मी औरत होकर इतना सब कुछ कर सकती है तो अंकल को क्या परेशानी है? वे तो पुरुष हैं, यही तो फर्क है बेटा, नानी ने नितांत दार्शनिक अंदाज में कहा। मर्द और औरत में यही तो अंतर होता है। बाप मर जाता है तो माँ, बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी उठा लेती है, पर माँ मर जाती है तो बाप भी बाप नहीं रहता, पराया हो जाता है। बस भी करो अम्मा, तुम भी पता नहीं कहाँ का राग लापने लगती हो। अनु एकदम फट पड़ी। फिर उसी सुर में बच्चों को डांटते हुए बोली, जाओ तुम लोग, होमवर्क नहीं हो तो जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हें जगाते जगाते मेरा आधा घंटा खर्च हो जाता है। बच्चे चुपचाप उठकर अपने कमरे में दुबक गए। अनु शून्य की ओर ताकती चुपचाप बैठी रही, पर अम्मा ने उसे चुप नहीं बैठने दिया। बोली, तो योगेश शादी कर रहा है? बच्चू से 2 साल भी सब्र नहीं हुआ? इतने दिन रुक गए, यही बहुत समझो अम्मा। उनकी माँ तो 2 महीने भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो कब से जमीन आसमान एक किए थी। वह तो योगेश ही राजी नहीं हो रहे थे। अच्छा, तुम लोगों के तो इतने अच्छे पारिवारिक संबंध थे, बिल्कुल सगे भाई से भी बढ़कर थे दोनों। अब क्या बात हो गई है कि कोई झांकता भी नहीं? दरअसल वे लोग अब दूर रहने चले गए हैं। यह घर उन्हें काटने को दौड़ता था। वह तो ठीक बात है, उस घर में वाकई दिल नहीं लगता होगा, मगर फिर भी घर बदलने से क्या संबंध बदल जाते हैं? जब उन संबंधों की नींव ही दरक गई अम्मा, तो संबंध कैसे बने रह सकते हैं? ऐसा भी कहीं होता है? बल्कि ऐसे में तो अपनापन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। उन दिनों मेरे घर में जैसे एक हो गए थे। बच्चे अंकल को 1 मिनट नहीं छोड़ते थे। और यह क्या नाम बिटिया का? नेहा। वह भी दिन रात तुम्हारे पास ही बनी रहती थी। लोगों को यही तो अच्छा नहीं लगा। लोगों का मतलब मेरी जेठानी। उस समय 2-3 महीने मेरे पास रह गई थी ना। इतना परेशान किया कि क्या बताऊं। कोई भी घर में आता तो उनके कान खड़े हो जाते। योगेश तुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। दिन रात बच्चों के कान भरती थी, कहती थी कि इन्हीं की वजह से तुम्हारे पापा मरे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं। ताव में आकर 2-4 बार बदसलूकी कर बैठे। तब से योगेश का आना बंद ही हो गया। अपमान सहने के लिए भला कौन आएगा? तेरी जेठानी को बैठे बिठाए यह क्या सूझी? पता नहीं उनके दिमाग में क्या फितूर था। 24 घंटे मुझे पर पहरा देती रहती। उनका वश चलता तो मुझे अंधेरी कोठरी में दफन कर देती। पर बच्चों को पालने के लिए नौकरी तो ज़रूरी थी, इसीलिए मेरे बाहर जाने पर रोक नहीं लगा सकी। पर टोका टाकी से बाज नहीं आई। जरा अच्छे से तैयार नहीं हुई कि शुरू हो जाती, बहुत पहन ओढ़ लिए बहू, अब जरा सलीके से रहा करो, तुम्हें बच्चे पालने हैं। अरे वाह रे बुढ़िया, खुद के बालों में चांदी भर गई है, फिर भी सिंगार पटार कम नहीं हुआ और मेरी बेटी को कोसती है। उन्हें उनका हक है अम्मा, भगवान ने उनका श्रृंगार
बरकरार रखा है तो वे करेगी ही। अरे खूब करे, पर दूसरों को तो बख्श दे, उनके पीछे क्यों पड़ी रहती है? यह तो जमाने का दस्तूर है अम्मा। मैं तुम्हारी अपनी हूँ इसलिए तुम्हें बुरा लगता है, पर औरों के वक्त तुम भी चुप नहीं रही। फूफा जी की मृत्यु के बाद जब बुआ जी घर आई तब की बात याद है? तुम और चाची मिलकर उनका कितना मखौल उड़ाया करती थी। अम्मा चुप हो गई। बाजी इस तरह पलटते देखकर उन्हें उबासी आने लगी और घड़ी की ओर देखकर वे सोने चल दी। अनु को अच्छा ही लगा। इस चर्चा को अब और झेल पाना उसके बर्दाश्त से बाहर था। एक बात के निकलते ही दूसरी सैकड़ों बातें याद आने लगी थी और सब की सब उतनी ही टीस देने वाली थी। सबसे ज़्यादा याद आ रही थी योगेश की माँ, जो कभी अन्नू के सेवा भाव से गदगद रहा करती थी। वही अन्नू अब उनकी आँख की किरकिरी बन गई थी। उन दिनों अन्नू को एक पुरुष की कमी बेहद खलने लगी थी। बीसियों काम थे जो उसे नहीं संभल रहे थे। पेंशन के कागज़ निकलवाने थे, बीमे की कार्रवाई करनी थी, खातों का नामांकन बदलवाना था, टेलीफोन गैस आदि में भी अपना नाम लिखवाना था। इन सब के लिए दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटने होते थे। बाबू लोगों की चिरौरी करनी होती थी, अपने ही पैसों के लिए भीख मांगनी होती थी, घूस देनी पड़ती थी। उसका मनोबल बार बार टूट जाता था। लगता था सब छोड़ छाड़ कर भाग ले। योगेश साथ नहीं होते तो सचमुच वह भाग जाती। उन्हीं के कारण वह मोर्चे पर डटी रह सकी। पर उसने बार बार अनुभव किया कि योगेश का इस तरह उसके साथ घूमना माँ जी को नागवार गुजर रहा है। इस बात को उन्होंने छिपाया भी नहीं, बल्कि जताने की ही कोशिश की। उनके बर्ताव में एक अजीब सा रूखापन आ गया था। वह स्नेह, वह ऊष्मा पता नहीं कहाँ खो गई थी। फिर उन लोगों ने मकान बदल दिया और शहर के दूसरे छोर पर रहने चले गए। मकान छोड़ने का प्रस्ताव माँ जी का ही था। वह नेहा को अनु की छाया से दूर ले जाना चाहती थी और योगेश इस समय उन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। मकान बदलने के बाद तो योगेश उसकी पहुँच से बहुत दूर चले गए। जब भी फ़ोन किया माँ जी ने ही उठाया। लगता है जैसे कि वो फ़ोन के आसपास ही कुंडली मारकर बैठ गई हैं। एक आध बार योगेश से बात हुई तो पता चला पिछला कोई भी मैसेज उन तक नहीं पहुंचा है। एक दिन तो हद ही हो गई। एजी ऑफिस का एक सर्कुलर आया था और उसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने मजबूरी में ही योगेश के यहाँ फ़ोन लगाया। हमेशा की तरह माँ जी ने ही उठाया। अन्नू की आवाज़ सुनते ही बड़े तल्ख अंदाज में कहा, बहू मैं मानती हूँ ईश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर इसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो? मेरे बेटे को बख्श दो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। शर्म से अन्नू गड़ सी गई। गनीमत थी कि बातचीत फोन पर हो रहे हो, नहीं तो वह सचमुच धरती में गड़ जाती। पर सामने होती तो माँ जी भी शायद इतनी साफ गोई न बरतती। तब से उसने तय कर लिया कि अकेले ही सब कुछ निपटा लेगी, मदद के लिए किसी का मुंह नहीं देखेगी। माँ जी ने यही कामना तो की थी, पर अब माँ जी की दूसरी इच्छा भी पूरी होने जा रही थी। योगेश शादी कर रहे हैं। 1.5 साल पहले एक हादसे में दोनों घरों की नींव हिला कर रख दी थी। एक साथ 2 घरों में अंधेरा हो गया था। आज भी वह दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतवार की दोपहर सदानंद बच्चों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी नेहा दौड़ती हुई आई। पता चला भैया छत की सीढ़ियों से गिर गया है, सिर से बहुत खून बह रहा है, मम्मी रो रही है। सब के सब भागकर पड़ोस में पहुंचे। चोट सचमुच बहुत ज़्यादा थी। लड़का बेहोश हुआ जा रहा था। पूनम जार जार रो रही थी। किसी तरह उसे चुप कराकर अनु ने घाव में हल्दी भरी बर्फ की पट्टियों से खून बंद करने का प्रयास किया। तब तक सदानंद तैयार होकर आ गए। योगेश टूर पर थे। अस्पताल सदानंद को ही जाना था। उस दिन अनु ने सोचा भी नहीं था कि स्कूटर पर बैठे तीनों प्राणी महाप्रयाण पर जा रहे हैं। सदानंद हमेशा ही बहुत सावधानी से स्कूटर चलाते थे। शायद अस्पताल पहुंचने की जल्दी हो, वे अपना संतुलन खो बैठे। अस्पताल तो वे पहुंचे, पर निष्प्राण देह के रूप में। उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। पूनम और अंशुल शायद योगेश की प्रतीक्षा में सांसें गिनते रहे। उनकी गोद में ही दोनों अंतिम सांस ली। इस घटना से तो पास पड़ोस भी दहल गया। लोगों के पास सांत्वना के लिए शब्द नहीं थे। पलक झपकते ही 2 परिवार उजड़ गए। दुख की इन घड़ियों में दोनों परिवार एक दूसरे के और करीब आ गए।
एक दूसरे की पीड़ा को वे लोग अच्छी तरह समझ सकते थे। एक साझा दुख था जिसे वे लोग साथ साथ झेल रहे थे। पर महीना बीतते भी ना पाया कि दृश्य बदलने लगा। अनु की जेठानी उनके दुख में शरीक होने आ गई थी। उन्होंने आते जाते उपदेश देना शुरू किया। देखो बहू, भैया थे तब की और बात थी। अब पराए मर्द का इस तरह मुंह उठाए जब तब आ जाना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को भी उन्होंने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी है, वे भी कटे कटे से रहने लगे। सदानंद के चले जाने के बाद सारी शिकायतें, सारी फरमाइशें अंकल के पास ही पहुंचती थी। पर अब पता नहीं क्या हुआ, उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। धीरे धीरे उनका घर में आना कम होता गया, पर अनु को तो पग पग पर उसकी ज़रूरत पड़ती थी। जब जब उनके घर जाना पड़ता, वहाँ उनकी माताजी डेरा डाले पड़ी थी। किसी ज़माने में वह अनु की घोर प्रशंसक थी। अक्सर ही उसकी पूनम से तुलना की जाती और अनु 20 निकलती। पर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। मरने वाली स्वर्गवासी होकर सद्गुणों की खान बन गई और अनु के हिस्से आई थी उपेक्षा, अवज्ञा और अपमान। अनु को तो यह सब स्वीकार करने में ही महीनों लग गए। सदानंद अब इस दुनिया में नहीं है। वह पेंशन के लिए भाग दौड़ कर रही थी, बीमे के कागजों पर दस्तखत कर रही थी, पर यह सब मशीनी ढंग से हो रहा था। मन के भीतर कहीं वह अपने को सदानंद के साथ ही पाती थी। यह साथ ही उसका संबल था। और उन्हीं दोनों, योगेश की माँ और उसकी जेठानी जैसे लोग पता नहीं क्या क्या कल्पना कर बैठे थे कि सोचते भी शर्म आती थी। उसे योगेश से सहानुभूति जरूर थी, और क्यों न होती। उस दुख को, उस वज्रपात को उसने भी तो झेला था। उससे ज़्यादा योगेश की पीड़ा को कौन समझ सकता था। फिर योगेश के साथ तो दोहरा हादसा हुआ था। इकलौता बेटा भी चला गया था। अंशुल का गोरा गदगदा चेहरा याद आते ही मन आज भी कैसा हो जाता है। उसे माटी को सौंपते योगेश के हाथ किस कदर कांपे होंगे, मन कितना रोया होगा। शोक की उस कातर घड़ी में और कौन था जो उसके दुख को समझता, उनके घावों को सहलाता। पर वही शायद थोड़ी भूल हो गई। 4-5 महीने बाद अनु की एक अंतरंग सहेली ने कहा, अच्छा होगा अगर तुम दोनों अपने दुख बांट लो। एक दूसरे की पीड़ा को तुम ही लोग ठीक से समझ सकोगे, उसके साथ न्याय कर सकोगे। 2 टूटे हुए घर संवर जाएंगे, बच्चों को माँ बाप दोनों मिल जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुनकर एकदम अनु चौंक पड़ी थी। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, पर शायद दूसरे ने सोच लिया था, तभी तो उसकी जेठानी ने उस पर चौक पहरे बैठा रखे थे। यही डर तो है जो योगेश की माँ को बदहवास किए हुए है। इसके बाद तटस्थ भाव से उसने इस विषय पर जब भी गौर किया, वह मन ही मन ग्लानि से भर उठी। लगा कि ऐसा अगर सचमुच हो गया तो बच्चे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसके बाद क्या वह बच्चों के सामने सिर उठा सकेगी, पड़ोसियों से आंखें मिलाकर बात कर सकेगी, परिजनों के उपहास का सामना कर सकेगी। अब तो योगेश ने नई नई शादी कर रहे हैं। चलो यह अच्छा ही हुआ, मन का यह विकल्प तो दूर हो जाएगा। मेहरा लोगों की सुनीता की शादी थी। इन दिनों अनु ने तो ऐसे समारोहों में जाना ही छोड़ दिया था, पर मेहरा की बात अलग थी। वे उसकी सबसे पुरानी पड़ोसी थे, पिछले 10-12 सालों का साथ था। उन लोगों ने हमेशा बड़े भाई भाभी की भूमिका निभाई थी, वहाँ न कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। मिसेज मेहरा ने साफ कह दिया था, अगर तुम शादी में नहीं आई तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर अम्मा ने समझाया कि एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाओगी तो कैसे काम चलेगा। जो बीत गया सो बीत गया, कल को तुम्हारे भी बच्चों की शादी होगी। तुम अगर किसी के यहाँ नहीं जाओगी तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। अपने बच्चों की शादी की अनु को चिंता नहीं थी। उसने अभी कम से कम 10 साल बाकी थे, पर वह मेहरा दंपति को नाराज नहीं कर सकती थी। उनके इस परिवार पर असंख्य उपकार थे। हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने अनु का साथ दिया था। पहले वाली बात होती तो अनु इस शादी में अहम भूमिका निभाती। मिसेज मेहरा के साथ शॉपिंग करवाती, रात रात जाकर सबको मेहंदी लगाती, लेडीज संगीत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरती, निमंत्रण पत्रों पर अपने सुंदर अक्षरों में नाम पते लिखती। पर 2-4 मेहमानों को अपने घर पर ठहराने के अलावा वह कोई मदद नहीं कर सकी।
इन्हीं लोगों के इसरार करने पर उसे जल्दी तैयार भी होना पड़ा, नहीं तो उसका इरादा था कि देर रात जाएगी और दुल्हन को तोहफा पकड़ा कर लौट आएगी। मिसेज मेहरा की बात भी रह जाएगी और भीड़ का सामना भी ना करना पड़ेगा। वह जिस समय पहुंची, पंडाल लोगों से अटा पड़ा था। जगमग रोशनी, लहराती साड़ियाँ, झिलमिल गहने, लगदग सूट, महकते परफ्यूम, थिरकता संगीत और खाने की सुगंध। एक अरसे बाद अन्नू इन सब से दो चार हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस माहौल में अगर 2-4 और घंटे रहना पड़े तो उसे गश आ जाएगा। तभी बैंड की आवाज़ पास आती सुनाई दी। बारात शायद मोड़ तक आ पहुंची थी। दरवाजे पर लगने से पहले नाच का एक दौर तो होना जरूरी था। फिर दरवाजे पर ये लोग घंटा भर लगा देंगे। उस समय तो बारातियों का जोश शबाब पर होता है। उन्हें देखने के लिए पंडाल करीब करीब खाली हो गया था। केवल कुछ बड़ी बूढ़ियां बैठी रह गई थी। बड़ी देर बाद अनु ने खुलकर सांस ली और आंखें मूंदकर कुर्सी की पीठ पर टिक गई। तभी पीछे एक आहट सी हुई। हेलो, उसने चौंक कर सिर उठाया। योगेश थे। यहाँ बैठ सकता हूँ? यह भी कोई पूछने की बात है? थैंक्स, योगेश ने कहा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। और बस, फिर एक सन्नाटा दोनों के बीच पसर गया। अनु सोच रही थी, ऐसी अनहोनी भी क्या कभी संभव थी? सुबह की चाय पर, शाम के नाश्ते पर या रात के खाने पर जब भी दोनों परिवार साथ में होते, अन्नू और योगेश ही चहकते रहते। सदानंद तो हमेशा से गंभीर स्वभाव के थे। पूनम भी कम ही बोलती थी। अच्छी खासी ग्रेजुएट थी, पर घर गृहस्थी और बच्चे इन्हीं में सिमट कर रह गई थी। रोज का अखबार तक नहीं देखती थी, इसीलिए पुरुषों की महफिल में उसकी बोलती बंद हो जाती थी। इन दिनों पिकनिक हो या पार्टी, शादी हो या सिनेमा, सभी जगह पर सब लोग साथ ही जाते थे। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी और आज बात करने का सिरा नहीं मिल रहा था। नेहा कैसी है? बड़ी देर बाद उसने पूछा। माँ जी ठीक है, यहाँ पर है ना? माँ जी बिल्कुल ठीक है, यहीं पर है। नेहा भी आपको दुआ से ठीक ही है। साथ लाए होंगे? हाँ, अकेले आने का तो सवाल ही नहीं था। मैं तो आजकल ऐसे फंक्शन अवॉइड ही करता हूँ, पर मेहरा जी इतनी दूर इनवाइट करने आए, फिर मैंने सोचा कि इसी बहाने नेहा भी सबसे मिल लेगी। आप लोगों की बहुत याद आती है, खासकर आपकी। उसे देखे एक अरसा हो गया। सो तो होगा ही, आपने तो हमारे गरीब खाने पर ना आने की कसम खा रखी है। आपने घर भी तो इतनी दूर ले रखा है। महानगरों में लोग फोन से भी हाल चाल पूछ लेते हैं। कौन? अनु ने तड़प कर योगेश की ओर देखा, पर उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। शायद उन्हें उस हादसे की खबर ही नहीं थी, इसीलिए फिर उसने भी जिक्र नहीं किया। बोली, यही उलाहना तो मैं आपको भी दे सकती हूँ। आप भी तो अरसे से घर नहीं आए और न कभी फ़ोन किया। आप कहें तो मैं रोज़ आ सकता हूँ, मेरा रास्ता ही उधर से है। पर मुझे लगा मेरा आना लोगों को, खासकर बच्चों को अच्छा नहीं लगता। कई बार तो फ़ोन पर इतनी बदतमीजी से पेश आए कि मैं उनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आप जानते हैं मैं किस नाजुक उम्र से गुजर रहे हैं। खासकर इन दिनों तो वे बहुत ही भावुक हो उठे थे। उन्हें अपने आप ही उटपटांग कल्पनाएं करने लगे थे, किसी के भी बातों में आ जाते थे। मैं भी इन दिनों अपने दुख में इतनी डूब गई थी कि बच्चों का ध्यान ही न रहा। यह भी याद नहीं रहा कि यह हादसा उनके साथ भी हुआ है। उनके सिर से भी बाप का साया उठ गया है। अब तो खैर मैं संभल गई हूँ, बच्चे भी समझदार हो गए हैं और बहुत शर्मिंदा हैं। खासकर निधि तो कई बार पछतावा जाहिर कर चुकी है। उसकी आखिरी बार शोर में ही डूब गई, क्योंकि लोग अंदर आने लगे थे। बाहर मिलने की रस्म हो रही थी। दूल्हे को मंडप में ले जाया जा रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए। नेहा से आते ही लिपट गए। नकुल योगेश की बाहों में झूल गया और निधि अंकल से सट कर खड़ी हो गई। तब अन्नू को याद आया होगा कि योगेश की नई शादी की बधाई देना तो भूल ही गई, पर बच्चों के सामने उसे खुद ही संकोच हो आया। 2 दिन बाद ही शायद शनिवार था। शाम के 7 बजे भी नहीं थे, दरवाजे की घंटी बजी। अनु हैरान थी कि शनिवार की शाम बच्चे इतनी जल्दी कैसे लौट आए। दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने योगेश खड़े थे, साथ में नेहा, और नेहा के हाथ में छोटा सा बैग। निधि ने कहा, इसे संडे को छोड़ जाइए। तो जाहिर है इसे सुबह का सब्र न हो सका।
अरे यह तो आपने बहुत अच्छा किया। सुनीता दीदी के ससुराल जाने से निधि बेहद उदास है। नेहा आ गई है तो उसका दिल बहल जाएगा। उसने बच्चों को आवाज़ देकर नेहा को उनके सुपुर्द किया। भीतर जाकर अम्मा को चाय भिजवाने के लिए कहा, फिर बाहर आ गई। तब तक योगेश अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ चुके थे। माफ़ कीजिए, उस दिन आपको बधाई देना भूल ही गई थी। किस बात की, यह भी बताना पड़ेगा। तो आप तक खबर पहुंच गई। ऐसी खबरें बहुत जल्दी ही और बहुत दूर तक पहुंचती है। तब तक अम्मा चाय लेकर आ गई। अरे अम्मा जी, आपने क्यों तकलीफ़ की? कोई बात नहीं बेटा, मैंने सोचा इतने दिनों बाद आए हो तो मैं भी थोड़ा हाल चाल पूछ लूँ। आए हो तो अब खाना खाकर ही जाना। आज माफ़ कीजिए, माँ घर पर इंतज़ार करेंगी, फिर कभी सही। कुछ देर बतिया कर अम्मा भीतर चली गई तो अनु ने पूछा, माँ जी को पता है कि नेहा यहाँ आई है? नाराज़ तो नहीं होगी ना? अरे मैं उसकी बातों को माइंड नहीं करता, सठिया गई है। एक बात पकड़ ले तो छोड़ती ही नहीं। थैंक गॉड आज उन्होंने कोई बखेड़ा नहीं किया। अब क्या करेगी? अनु ने सोचा। अब तो खतरे वाली कोई बात ही नहीं है, बल्कि अब तो नेहा जितनी बाहर रहे अच्छा है। बेटे बहू को उतनी ही आज़ादी मिलेगी। उस दिन आप मुझे बधाई देना भूल गई थी। मैं भी एक बात कहना भूल गया। कौन सी? उस दिन आप बहुत अच्छी लग रही थी। जी, अरसे बाद आपको पहली की तरह सजे संवरे देख अच्छा लगा। अब शादी ब्याह में बैरागी बनकर तो नहीं जाया जाता ना। बैरागी बनने की ज़रूरत भी क्या है? उससे तो और मनहूसियत फैलती है। योगेश के जाने के बाद भी उनके वाक्य कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। यह कोई पहला अवसर नहीं था योगेश ने उसकी तारीफ की हो। वह तो पूनम से भी हमेशा कहते, जरा भाभी से सलीका सीखो। 8 घंटे बच्चों में मगजमारी करके आती है, फिर भी कितनी फ्रेश लगती है। गनीमत है कि पूनम ने इन बातों को कभी बुरा नहीं माना। वह उन आदर्श भारतीय स्त्रियों में थी जिनके लिए शादी और बच्चों के बाद जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यूँ तो उस दिन निधि ने भी कहा था, मम्मी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, पर उसकी बात को अनु ने गंभीरता से नहीं लिया। पर योगेश की बात ने पता नहीं कितने सोए तारों को झंझना दिया। दूसरे दिन रविवार था। सदानंद के जाने के बाद से इतवार तो निरानंद बीतता था। न कहीं आना न जाना। बहुत हुआ तो शाम को जाकर हफ्ते भर की सब्जी ले आती। बाकी समय घर पर ही कट जाता। एक बदरंग सी मैक्सी या मुसा हुआ सूट पहनकर वह हफ्ते भर के काम निपटाती रहती, जैसे कपड़ों की धुलाई, फ्रिज की सफाई, किचन की झाड़ पोछ। आज पता नहीं उसे क्या सूझा। सुबह सवेरे ही नहा ली, फिर साड़ियों का बक्सा खोलकर बैठ गई। अपने तमाम शौक रंग की साड़ियाँ उसने इस बक्से में पटक रखी थी। बक्से को खंगाल कर उसने एक चंपई रंग की कलकत्ता साड़ी निकाल ली। मम्मी कहीं बाहर जा रही हो? नहीं रे, ये इतनी सारी साड़ियाँ बक्से में पड़ी सड़ रही हैं। सोचा घर में ही पहनकर ख़त्म कर दूँ। घर में क्यों, आप इसे बाहर भी पहन सकती हैं। इतनी अच्छी तो है, पर अब बाहर जाना कहाँ है? बेचारी निधि एक लंबी सांस खींचकर रह गई। दोपहर को योगेश की गाड़ी फिर घर के सामने थी। पूनम को बहुत अरमान था गाड़ी का। उसके सामने तो संभव न हो सका, पर बीमे का रकम को योगेश ने यही सदुपयोग किया। योगेश अचानक आ गए थे, पर मनु को अच्छा लगा कि वे हमेशा की तरह अस्त व्यस्त वेशभूषा से नहीं हैं। क्या पता कपड़े पहनते हुए उसके अंतर मन को योगेश का ही इंतजार रहा हो। यह सोचते हुए उसे अपने आप पर शर्म आने लगा जैसे वह कोई पाप कर रही है। पर इसमें पाप कैसा? पुरुष की प्रशंसा भरी दृष्टि की अभिलाषा तो नारी सुलभ भावना है। उसने तन का श्रृंगार छोड़ दिया है, तो क्या 36 साल की उम्र में वह मन को तो विरागी नहीं बना सकती ना। योगेश ने आते ही ऐलान किया, हेलो किड्स, चाची 420 देखने चलना है। मुझे लगा आप नहीं जाएंगी, इसलिए 4 टिकट ही लाया हूँ, पर अगर आप चलना चाहे तो इंतज़ाम हो सकता है। अगर इंतज़ाम हो सकता है तो अम्मा जी को ले जाइए प्लीज़। जब से यहाँ आई हैं बोर हो रही हैं। नो प्रॉब्लम। अम्मा को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वे बच्चों से भी पहले तैयार हो गई। बच्चों का उत्साह देखकर अनु का मन भर आया। बेचारे जरा सी बातों के लिए तरस गए हैं। वह खुद उन्हें लेकर सिनेमा जाने से डरती है। कोई परिचित मिल गया तो
जिस तीस के साथ उन्हें भेज नहीं सकती। खासकर निधि के लिए तो बहुत सोचना पड़ता है। 10-11 साल की उम्र बड़ी विचित्र होती है। न उन्हें समझदारों में गिना जा सकता है, न अनाड़ियों में। बच्चों को गए मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि दरवाजे की घंटी फिर बजी। योगेश थे। यह क्या, आप नहीं गए? 4 टिकट थे, चारों को बिठा आया हूँ। आपने तो कहा था इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाता, पर इस कॉम्बिनेशन पर गौर फरमाइए। 3 बच्चे, एक अम्मा जी और एक बेचारा मैं। लोग पिक्चर देखते कि हमें देखते। अनु को सोचकर ही हंसी आने लगी। मैंने सोचा आप अकेले बोर हो रही होंगी, चलिए आपको भी कहीं घुमा लाऊं। ना बाबा, मैं घर में ही ठीक हूँ। तो ठीक है, यहीं बैठकर गपशप करते हैं। 5:30 बजे उन लोगों को लेने चला जाऊंगा। योगेश ने निमंत्रण की प्रतीक्षा भी नहीं की और अपनी फेवरेट कुर्सी में धंस गए। मजबूरन अन्नू को भी चाय की पेशकश करनी पड़ी। चाय पीते समय अन्नू ने बात छेड़ी, और सुनाइए, फिर शुभ मुहूर्त कब का तय हुआ है? किस बात का? अब इतना भी मत उड़िए। शादी में न बुलाना हो तो और बात है। मैं सच कह रहा हूँ, अभी कहीं कुछ तय नहीं हुआ है। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ से खबर पा जाती हैं। श्रीमान, हमें अत्यंत विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, अर्थात नेहा से। हाँ, इस बार कन्या को उससे भी मिलवाया गया था। सिर्फ मिलवाया नहीं, माँ के रूप में परिचय करवाया था। हमारी माताराम भी अजीब है। पिता की राय पूछी नहीं और कन्या को माँ का दर्जा दे दिया। क्यों, पिता को क्या आपत्ति है? दरअसल मैं किसी के साथ छल नहीं करना चाहता। कैसा छल? आपको मैं जो यहाँ हंसता बोलता नजर आता हूँ, आप उस पर मत जाइए। भीतर से मन एकदम तार तार हो चुका है। कोई भी लड़की मेरे घर में कोरा मन और कोरा तन लेकर आएगी तो मैं उसके साथ न्याय नहीं कर सकूँगा। फिर उपाय क्या है? उपाय एक ही है, शादी करनी है तो मैं अपनी तरह किसी भुक्तभोगी स्त्री से करना चाहूँगा। एक क्षण को अनु की धमनियों का खून जैसे जम गया। विडो हो या डाइवर्सी हो, कोई भी हो, पर ऐसी हो जो पीड़ा को समझ सके, शेयर कर सके। जिसने जीवन में कुछ खोया होगा वही मेरे दर्द को ठीक से समझ सकेगी। अनु की सांस फिर से सम पर आ गई थी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी मान जाएंगी? यही तो परेशानी है। माँ को मनाना ही सबसे टेढ़ी खीर है। वह कहती है, जब कुंवारी कन्याएं भरी पड़ी है तो ऐसी वैसी क्यों लाऊं? अनु के मन में एक सूल सा चुभा। मतलब अब वह भी ऐसी वैसी औरतों की श्रेणी में आ गई है। माँ जी ने चाहे जो भी कहा हो, पर उसके सामने बोलते हुए योगेश को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए थी। फीकी हंसी के साथ उसने कहा, माँ जी ठीक ही कहती हैं। इतनी बेचारी बिन ब्याही बैठी हैं, आपके बहाने कम से कम एक का उद्धार तो हो जाएगा। तभी योगेश एकदम उठ खड़े हुए। 5:30 हो गए, चलना चाहिए। अनु ने राहत की सांस ली। यह चर्चा उसकी बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। बच्चों के लिए कापियाँ खरीदनी थी, इसलिए वह रास्ते में ही रुक गई। स्टेशनरी की दुकान से बाहर आ रही थी कि बगल वाले जनरल स्टोर में योगेश जी नज़र आ गए। आप सामान लेने इतनी दूर आते हैं? हाय हेलो के बाद उसने पूछा। पुरानी दुकान में ही आना अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा यह रोज़ का रास्ता है। आप क्या सीधे कॉलेज से आ रही हैं? बच्चों ने कब से लिस्ट थमाई हुई है। एक बार घर पहुंच जाती हूँ तो दोबारा निकलने का मन नहीं करता, इसलिए आज मैं भी दफ्तर से चला आ रहा हूँ। आइए न कहीं बैठकर चाय पीते हैं। नहीं, अब घर चलूँगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आपने तो मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया ही नहीं, न ही मेरा निमंत्रण स्वीकार कर रही हैं। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, चाय न पीना चाहे तो चलिए सामने वाली दुकान में जूस या लस्सी पीते हैं। अनु ने देखा सामने दुकान क्या एक गुमटी थी। वहाँ बैठकर लस्सी पीने की तो वह कल्पना ही नहीं कर सकती। 20 लोग तो सामने से निकलते हैं, पता नहीं कब किसकी नज़र पड़ जाए। चलिए चाय ही पीते हैं, उसने हथियार डालते हुए कहा। योगेश के साथ नीलकमल में प्रवेश करते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। वह 20 बार यहाँ आ चुकी थी, पर वह माहौल दूसरा था। तब सदानंद साथ हुआ करते थे,
तब होटल में आने का मतलब होता था हंसी खुशी के 4 पल बटोरना, और अब कुर्सी पर बैठने के बाद भी वह सहज नहीं हो पाई थी। चौकस नज़रों से आसपास का मुआयना कर रही थी। उसे लग रहा था कि होटल के वेटर्स उसे पहचान गए हैं। योगेश को साथ देकर पता नहीं क्या सोच रहे हैं। स्नैक्स में क्या लेंगी? मेनू कार्ड उसके सामने सरकाते हुए योगेश ने पूछा। आप अपने लिए कुछ मंगा लीजिए, मैं तो बस 1 कप कॉफ़ी लूँगी। अपने लिए तो मंगाऊंगा ही, दफ्तर से लौटकर मुझे तो भूख लगती है। पर आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? रिलैक्स होकर बैठिए ना। दरअसल आजकल कहीं भी जाते हुए मुझे बहुत डर लगता है। कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? फांसी दे देगा? आप पुरुष हैं ना, आप इन बातों को नहीं समझेंगे। और फिर एकाएक अन्नू को पता नहीं क्या सूझा, एकदम बोल पड़ी। वैसे आपको भी डरना चाहिए। कहीं आपकी माता को पता चल गया कि आप ऐसी वैसी औरतों के साथ घूम रहे हैं तो वह आपकी भी खिंचाई कर देगी। योगेश विस्फारित नेत्रों से उसे देखता ही रह गया। योगेश ही क्यों, वह खुद अपनी कही बात पर चकित हो रही थी। यह सब अनायास ही हो गया था। शायद इतने दिनों को तक मन में खतबत करती बात होठों तक आ गई थी। बड़ी देर बाद योगेश ने धीरे से कहा, अगर माँ ने कभी ऐसी बात कही भी होगी तो उनके जेहन में आप नहीं होंगी। आई नो शी हैज़ रिगार्ड्स फॉर यू। आप मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कीजिए। आपकी माताजी की मेरे बारे में जो भी राय है मुझे मालूम है। वह 2 टूक शब्दों में मुझे सुना चुकी है। बोलते बोलते अनु का गला भर आया। उस दिन के अपमान का दंश नए सिरे से उसे मर्माहत कर गया। यह आप कब की बात कर रही हैं? बहुत पुरानी है। यह उन दिनों की बात है जब मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि बच्चों के पापा अब हमारे बीच नहीं हैं। मैंने तो मन को समझा लिया था कि वह टूर पर गए हैं, महीने 2 महीने बाद लौट आएंगे। जिस समय मैं खुद ऐसे ही मन को बहलाए हुए थी, आपकी माँ ने मुझसे कहा, ओह मुझे याद करते भी शर्म आ रही है। और अनु के तो टप टप आंसू गिरने लग गए। ओह गॉड, इसीलिए आपने हम लोगों से संबंध तोड़ लिए। और मैं समझ रहा था कि आप ही बताइए, क्या पति के मरते ही औरत बाजारू हो जाती है? फिर उसके हर क्रियाकलाप को शंका से क्यों देखा जाता है? उस पर हर क्षण चौकी पहरे क्यों बिठाए जाते हैं? मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने यह कभी नहीं चाहा था कि मेरा हरा भरा संसार उजड़ जाए। पर जब वह घट ही गया तो उसका सामना तो करना ही था, बाहर निकलना ही था, लोगों से मिलना ही था। अकेली होती तो नींद की गोलियां खाकर सो जाती, पर मेरे पास 2 बच्चे थे, उन्हें तो पालना ही था। सॉरी, वेरी सॉरी, योगेश हर वाक्य पर कहते रहे और अनु अनवरत बोलती चली गई। अरसे बाद उसके संयम का बांध टूटा था। अब भावनाओं के आवेग को रोकना असंभव था। बाहर निकलकर योगेश ने अत्यंत विनम्र होकर पूछा, आप बहुत अपसेट हो रही हैं, क्या घर तक अकेली ही जा सकेंगी? इजाज़त हो तो मैं साथ चलूं? अनु ने बिना कुछ कहे पहले तो अपनी काइनेटिक स्टार्ट की, फिर कसैले स्वर में कहा, आप घर की बात कर रहे हैं, मुझे तो ज़िंदगी के उस छोर तक अकेले जाना है। आप कब तक मेरा साथ देंगे? रात भर अनु ठीक से सो न सकी। दर्द से जैसे सिर फटा जा रहा था। सुबह 5 बजे के बाद तो बिस्तर में लेटना भी भारी लगने लग गया। वह उठी और सीधे नल के नीचे बैठ गई। देर तक नहाती रही, तब जाकर जी हल्का हुआ। बरामदे में खड़ी होकर बाल सुखा ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? अनु जी बोल रही है? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ। अरे वाह, इन योगेश जी के लिए मैं अनु जी कब हो गई? फिर अनु को याद आया कि इधर उसने भाभी कहना लगभग छोड़ दिया है, पर नाम शायद पहली बार लिया था। आपको नींद से तो नहीं जगाया ना? अभी अभी नहा कर निकली हूँ, मैं रात भर सो नहीं सका। इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं आपसे कल शाम के लिए माफ़ी मांगूँ। दरअसल उस दिन सुनीता की शादी में आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। मन में जैसे उदासी की एक परत हट गई। उसके बाद जब भी आपसे बातें हुई मन बड़ा रिफ़्रेश हो गया। इसलिए जब आप कल मिली तो आपको थोड़ी देर के लिए बैठने का मोह आया। बट आई एम सो सॉरी। मैंने कहा, उस बात को भूल जाइए, यह कोई भूलने वाली बात है? बल्कि मैं सारी रात अपने को गालियाँ देता रहा।
इंसान हमेशा अपने दुख को ही बड़ा करके देखता है। कल जब आपकी बात सुनी तो लगा आप तो दोहरी लड़ाई लड़ रही हैं। एक तो अपने भीतर के खालीपन से जूझ रही हैं, दूसरे घर परिवार और समाज की कुत्सित नज़रों को झेल रही हैं। एक औरत होकर आप जिस दिलेरी से ज़िंदगी का सामना कर रही हैं, मैं तो दंग रह गया। अनु चुप। अब इस बात को कोई जवाब भी क्या दे। क्या मैं शाम को थोड़ी देर के लिए आ सकता हूँ? जी। अनु चौंक पड़ी, पर शायद किसी और उत्तर की प्रतीक्षा भी थी नहीं, क्योंकि फ़ोन रख दिया गया। शायद उसके मौन को स्वीकृति समझ लिया गया था, क्योंकि शाम को योगेश हाजिर हो गए थे। साथ में नेहा थी और ढेर सारा खाने का सामान। यह क्या है? बच्चों का टिफ़िन, ताकि बच्चे खाने को लेकर परेशान ना हो और इत्मीनान से बैठ सके। लेकिन खाना तो बन चुका है। घर में बच्चों की माँ होने का यही तो सुख है। बेचारी नेहा तो दादी के आसरे है। जब मर्जी आती है, जो मर्जी आती है बनाती है, वह भी एहसान जताकर। आज तो कौन से स्वामी जी का प्रवचन सुनने गई है। जाते समय मैंने यूँ ही पूछ लिया कि कब लौटोगी तो भड़क गई। बोली, तुम्हारी गृहस्थी का भार ढोते ढोते तो मेरा धर्म कर्म भी छूटा जा रहा है। वो स्वामी प्रणवानंद जी आए हुए हैं। सामने वाली मिश्रा आंटी के साथ अम्मा भी वही गई हैं। अब इन लोगों की उम्र कोई गृहस्थी करने की थोड़ी ही है। इन्हें अपना पूजा पाठ करने दीजिए। आप खाना बनाने के लिए किसी को रख क्यों नहीं लेते? मैं तो रख लूँ, पर वह किचन में किसी को घुसने दे तब तो। हमारी माता राम ने तो एडजस्ट करना सीखा ही नहीं है। घर में उनका एक छत्र शासन है। यहाँ जब भी आती है पूनम को परेशान कर देती है। वह बेचारी मेरे पास शिकायत करती तो मैं उसे ही डांट देता था। अब खुद भुगत रहा हूँ तब पता चल रहा है। अब तो एक ही उपाय है, एक अच्छी सी बहू ले आइए। माँ भी खुश, माँ का बेटा भी खुश, बेटे की बेटी भी खुश। इसीलिए तो आया हूँ। मतलब आपने कल कहा था ना कि मुझे ज़िंदगी के उस छोर तक अकेले जाना है। आप कब तक मेरा साथ देंगे? इस प्रश्न का उत्तर उसी समय देना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। वैसे भी ना वह माहौल मुनासिब था, ना जगह। इसीलिए आज आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक आप चाहें। अनु को तो जैसे सांप सूंघ गया। सुने घर में इस तरह के प्रणय निवेदन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी देर बाद उसने मुंह से कांपती सी आवाज़ निकली, योगेश जी, आप होश में तो हैं ना? कल तक नहीं था। इस समय अपने पूरे होशो हवास में हूँ। अब मेरी समझ में आ रहा है कि माँ का लाया हुआ कोई भी रिश्ता मेरे गले से क्यों नहीं उतरता। बेवकूफ़ों की तरह एक के बाद एक प्रस्ताव नकारता चला जा रहा हूँ। अब तो पता चला है कि मेरे इस सब प्रपोजल के पीछे बैठा है, इसलिए दूसरे सारे प्रपोजल बेमानी लग रहे थे। अनु तुरंत ही उनके प्रस्ताव का कोई ठोस उत्तर दे देगी, ऐसी आशा तो योगेश ने भी नहीं की थी। वह सामने से उठकर चली जाएगी, ऐसा भी नहीं सोचा था। उन्होंने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। मन तो हुआ वह भी उठकर चले जाए, पर नेहा के लिए मजबूरन बैठे रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ, बच्चों का रेला शोर मचाता हुआ भीतर आया। वह तुरंत उठ खड़े हुए। नेहा, चलो घर चलते हैं, दादी राह देख रही होगी। तभी भीतर से आवाज़ आई, नकुल अंकल से कहना खाना खाकर जाएंगे। अनु ने उन लोगों के साथ नहीं खाया, अम्मा के लिए रुकी रही। अम्मा को लौटने में 11 बज गए। खाना खाते हुए बोली, योगेश आया था। तुम्हें किसने बताया? घर में पाँव देते ही सिगरेट की गंध से नाक भर गई। इसी से अंदाज लगाया। अम्मा, तुम्हें तो CID में भर्ती होना था। चूल्हे चौके में बेकार ज़िंदगी बर्बाद करती रही। आजकल बहुत आने लगा है ना। कहाँ तो साल भर तक शक्ल भी नहीं दिखाई दी और अब इतना प्यार उमड़ रहा है। अम्मा, मैं किसी को बुलाने जाती नहीं, पर घर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है। 2 घड़ी पास बैठकर बात भी करनी पड़ती है। तुम्हें तो मालूम है दोनों घरों में कितने अच्छे संबंध रहे हैं। बिटिया भी हम लोगों से बहुत हिली हुई है, जिद करती है तो आ जाते हैं। सो तो ठीक है, पर ज़रा संभल कर रहा करो। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं होता है, खासकर ऐसे पुरुषों का। ऐसे पुरुषों का मतलब? अच्छा बता, पूनम को गए कितने दिन हो गए? 1 साल 10 महीने 13 दिन। अरे वाह, तूने तो जैसे उंगलियों पर हिसाब लगा रखा है। यह हिसाब पूनम के लिए नहीं है अम्मा,
तुम शायद भूल गई, उसकी मृत्यु मेरी ज़िंदगी भी सुना करके चली गई है। जानती हूँ रे, वह हादसा क्या भूलने की चीज़ है। उसके लिए तो मैंने ठाकुर जी को आज तक माफ़ नहीं किया। ऐसे अंधे हो गए थे कि उन्हें मैं नज़र नहीं आई। मेरे सामने मेरे जवान जहान दामाद को उठा कर ले गए, मेरी बेटी की दुनिया उजाड़ कर रख दी। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चुप्पी छाई रही, पर 5 मिनट बाद ही अम्मा पुनः अपने राह में आ गई। बोली, मैं इसीलिए कह रही थी बेटी कि बीवी को मरे 2 साल हो चले हैं। ऐसे भूखे प्राणी बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। आदमी की नीयत समझते देर नहीं लगती। ऐसे में पुरुषों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, औरत बदनाम हो जाती है। अनु कुछ देर तक मन ही मन शब्दों को तलती रही, फिर हिम्मत करके बोली, अम्मा, योगेश जी मुझसे शादी करना चाहते हैं। अम्मा मुँह बाए बेटी को देखती रही। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? घबराओ मत, मैंने अभी हाँ नहीं की है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ करूँगी भी नहीं। बेटे, तुम्हारा घर फिर से बस जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसे होगी। सुबह शाम ठाकुर जी से मेरी यही रार चलती है, इसीलिए शायद यह पसीजे हैं। पर बेटे, सवाल अब मेरी मर्जी का नहीं है। पहले अपने बच्चों से पूछ लो, फिर कोई कदम उठाना। बच्चों का मन बड़ा नाजुक होता है, एक बार अगर गांठ पड़ गई तो उम्र भर खोल नहीं पाओगी। अम्मा, इस उम्र में अगर मैंने शादी की तो बच्चों के लिए ही करूँगी। उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो, राम जी ने बात बिगाड़ी थी, अब वो इससे सुधार देंगे। सबके सुख दुख की चिंता उन्हीं को तो है, अम्मा ने कहा और गदगद होकर हाथ जोड़ लिए। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही गया। अब योगेश घर पर कम आते थे। अक्सर वह दोनों काम पर आते आते रास्ते में ही टकरा जाते थे। यह अनायासी होता था ऐसा भी नहीं, कई बार तो योजनाबद्ध तरीके से होता था। फिर वे लोग किसी कॉफ़ी शॉप या जूस बार में या पार्क में बैठ जाते थे। अब अनु को लोगों का उतना खौफ नहीं रह गया था, पर उसने अभी योगेश के प्रस्ताव की पूर्ण स्वीकृति की मुहर नहीं लगाई थी। हर बार बच्चों का बहाना करके टाल जाती थी। दरअसल अभी वह बच्चों से पूछने का साहस नहीं जुटा पाई थी। अम्मा ने उसकी तरफ से वकालत करने की पेशकश की थी, पर उसे लगा यह बच्चों के साथ अन्याय होगा। जो कहना सुनना है वह खुद करेगी। इस बीच उसने बच्चों के बारे में उसकी जो योजनाएं थी योगेश को समझा दी। इस शादी के बाद भी बच्चे अपने पिता का नाम ही चलाएंगे। उन्हें अपने चाचा ताऊ के यहाँ जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। वैसे वे लोग बुलाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम होगी। बच्चों की पेंशन उनके खाते में जमा होती रहेगी और उनके बालिग होने तक उससे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बच्चों की पढ़ाई का, निधि की शादी का खर्च वह खुद उठाएगी, ताकि बच्चे अपने को पराश्रित ना समझें। उसकी नौकरी जाती रहेगी और शादी के बाद 6 महीने तक अपना क्वार्टर हैंड ओवर नहीं करेगी। पर यह तो बात की बात है, पहले तो 2 मुख्य बाधाएं पार करनी थी, अनु के बच्चे और योगेश की माँ। इनकी हाँ के बिना तो एकदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, सबका घूमने का मन हो रहा था, इसलिए शाम को पार्क का प्रोग्राम बन गया। बच्चे तो पहुंचते ही झूलों पर नंबर लगाने के लिए दौड़ पड़े। अनु और योगेश एक एकांत कोना देखकर घास पर बैठ गए। बच्चों से बात हुई? बैठते ही योगेश ने प्रश्न किया। नहीं, अभी नहीं, आज ही तो पेपर्स खत्म हुए हैं, कल परसों बात करूंगी। आप बताइए, आपने माँ जी से पूछ लिया है? नहीं, और पूछने का इरादा भी नहीं है। क्यों? इनका जवाब मुझे मालूम है। उनकी हाँ के इंतज़ार में तो बूढ़ा हो जाऊंगा। इसका मतलब है आप उन्हें बिना बताए ही इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? यह तो गलत बात है ना। बुढ़ापे में उनकी इतनी अवमानना तो न कीजिए। उनका तो बुढ़ापा है, 4-6 साल में रवाना हो जाएंगी और मैं उनके तय के अनचाहे रिश्ते को ज़िंदगी भर ढोता रहूँगा। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, बच्चों की मर्जी जानकर मुझे बता दो। ज़्यादा टिम टाम तो हमें करनी नहीं है। 4 भले आदमियों की उपस्थिति में किसी मंदिर में फेरे ले लेंगे, उसके बाद बच्चों को लेकर बाहर निकल जाएंगे। बवाल अगर कोई उठेगा भी तो 2 महीने में दब जाएगा। आप ज़रा मेरी ओर से भी तो सोच कर देखिए। मुझे किसी बवाल का नहीं, सिर्फ माँ जी की चिंता है। 2 महीने बाद ही सही, घर तो लौटना होगा ना। तब
कुछ 6 महीने तक तो क्वार्टर रिटर्न करने की सोच रही हो ना। कुछ दिन तुम वहीं बनी रहना, साल 2 साल बाद एक पोता उनकी गोद में डाल देना, लाइन पर आ जाएंगी, सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। क्या कहा आपने? पोता? हाँ, माँ के गुस्से का एकमात्र इलाज वही है। नेहा के जन्म के बाद ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अंशुल के पैदा होते ही पूनम उनकी आँख का तारा बन गई थी। तो माँ जी को मनाने के लिए इस उम्र में मुझे फिर माँ बनना पड़ेगा। और हाँ, यह सिर्फ माँ ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे मेरा अंशुल वापस चाहिए। कहते कहते योगेश का स्वर कातर हो उठा, होंठ थरथराने लगे, लगा जैसे रो ही देंगे। थोड़ी देर बाद वह प्रकृतिस्थ हुए, बड़ी भीगी सी आवाज़ में बोले, सच कभी कभी अंशुल बहुत याद आता है, तब मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता हूँ। इतना तो मैं कभी पूनम को भी याद नहीं करता, पर अंशुल जैसे एक दर्द बनकर मेरे कलेजे में बैठ गया है। अब अगर मैं शादी भी करने चला हूँ तो एक इसी अरमान के साथ, मुझे मेरा अंशुल चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अनु का मन हुआ कहे, आप नकुल में अंशुल को देखने की कोशिश कीजिए, पर कह न सकी। वह उसके कहने की बात नहीं थी। योगेश खुद अगर सोचते तो बेटे के लिए इतना आतुर न होते। वह खुद भी तो नकुल को पूरा समय कहाँ दे पा रही है। उसने 100 शर्तें लगा रखी है। बच्चों पर अपना अधिकार वह रंच मात्र भी कम नहीं होने देगी। तो फिर सामने वाले का दोष क्या होता है? बड़ी देर बाद थरथरी आवाज़ में अनु ने पूछा, क्या यह शादी के लिए अनिवार्य शर्त है? इसे शर्त मत कहो अनु, यह मेरा अनुरोध है, इच्छा है, अरमान है, सपना है। मैं शायद आपका यह अनुरोध, आपका सपना पूरा नहीं कर सकूंगी। क्यों? आपको शायद पता नहीं है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है। ओ गॉड, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, इसलिए नकुल के बाद मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। पूनम भी इस बात को जानती थी। आपके सामने शायद कभी जिक्र ना चला हो। ऐसा भी नहीं है कि ऑपरेशन डेडलाइन हो, आजकल तो इसे सुधारा भी जा सकता है। क्या पता, लेकिन अब मैं इस संभावना के लिए तैयार नहीं हूँ। इस उम्र में एक और बच्चा पैदा करके बच्चों को मैं भावनात्मक त्रिकोण में उलझाना नहीं चाहती। ओ गॉड, यह क्या हो गया? योगेश ने दोनों हथेलियों में अपना चेहरा ढांप लिया। कितनी देर तक वह उसी तरह सिर झुकाए मुंह छुपाए बैठे रहे। अनु समझ गई कि उसका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। यह भी समझ गई कि दोनों के बीच जो कुछ था वह शेष हो चुका है। फिर उसी ने साहस जुटाया, उनके कंधे पर हौले से हाथ रखकर बोली, योगेश, अपने को संभालिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। माँ जी की मर्जी से एक अच्छी सी बहू ले आइए और घर चलाइए। ईश्वर आपका अंशुल आपको ज़रूर लौटा देगा। अब मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं मज़े में हूँ। जीवन में पाने योग्य जो भी था मैंने पा लिया, अब किसी चीज़ की कामना नहीं है। नेहा की ओर से भी आप निश्चित हो जाइए, मेरा घर उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। हम लोग अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। नाउ रिलैक्स। लौटते समय पिछली सीट पर बच्चे चहक रहे थे, पर सामने के सीट पर दोनों प्राणी खामोश बैठे थे। अनु ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दे रही थी कि अब तक उसने बच्चों के सामने यह बात नहीं उठाई, नहीं तो आज उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। गाड़ी से उतरकर बच्चे तो टाटा बाय बाय करते रहे, पर वह सीधी घर चली आई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। बरामदे में अम्मा जी के सामने वाली मिसराइन बैठी थी। आंखें मिचमिचाकर सड़क को घूरते हुए उन्होंने पूछा, यह आपके बगल वाले शुक्ला जी हैं ना? हाँ, आप साकेत में रहते हैं। इनकी शादी हो गई? हमारे भैया पूछ रहे थे। इनकी 35 साल की बिटिया कुंवारी बैठी है। तो अपने भाई साहब से कहिए फ़ौरन अर्जी लगा दे। वहाँ रोज़ फ़ोटो चले आ रहे हैं। करता धरता उनकी माता राम है। जाकर उन्हीं की चरण वंदना कीजिए, शायद आपकी भतीजी के भाग्य खुल जाए। मिसराइन ने पता पूछा। तनु ने तत्परता से पेन निकालकर पता भी लिख दिया। वह अनुभव कर रही थी कि इस बीच अम्मा की खोजी नज़रें बराबर उसे घूर रही थी। उनसे बचने के लिए वह फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। इस समय उसे निपट एकांत की ज़रूरत थी, पर अम्मा को चैन कहाँ। जैसे तस्ने अपने सहेली को विदा करके वे भी कमरे में चली आई। अनु तकिए में मुंह छिपाकर लेटी रही। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने हौले से पुकारा, अनु बेटे। इतनी देर से अनु अपने ऊपर मुश्किल से काबू किए हुए थी। माँ का स्नेहिल स्पर्श पाते ही वह बिखर गई।
माँ की गोद में सिर रखकर देर तक रोती रही। घुटी घुटी सिसकियों के साथ अम्मा को सारा इतिहास बताती रही। रुलाई का आवेग थोड़ा थमने के बाद वह उठकर बैठ गई और भीगे स्वर में बोली, यह मुझे क्या हो गया था अम्मा? क्यों मैं अपना तमाशा बनाने पर तुली हुई थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटे। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहल तो उसी ने की थी, अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कायर कहीं का। कायर वह नहीं है अम्मा, मैं हूँ। मैं उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, इसलिए पीछे हट गई हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वह सचमुच तुम्हें चाहता तो हाथ बढ़ाकर रोक भी तो सकता था। अगर उसे सिर्फ बेटे की चाह थी तो रिश्तों दर्जने आ रहे थे, उन्हीं में से एक को ब्याह लेता, बुढ़िया भी खुश हो जाती। तुमसे प्यार का नाटक रचाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छे भले जी रहे थे हम लोग, बेकार में तूफान खड़ा कर दिया। शुक्र करो अम्मा कि तूफान उठने से पहले ही दब गया और किसी को पता नहीं चला। ऐसा तुम सोचती हो, पर लोगों के पास आँखें हैं जो देखती हैं, दिमाग है जो अटकलें लगाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्राइन के सचमुच कोई ब्याहने लायक भतीजी है? वह तो तुम्हें टोह रही थी। सच, उस समय उस योगेश पर ऐसा ताव आ रहा था कि बस सामने होता तो ऐसी लानत मन लानत करती कि नानी याद आ जाती। अब जाने भी दो अम्मा, सब की अपनी मजबूरियां हैं। अरे वाह, यह कौन सी मजबूरी है कि आदमी अपनी ब्याहता को घर भी नहीं ला सकता? मान लो तुम माँ बनने लायक होती तो क्या यह गारंटी दे सकती थी कि पहले पहल बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती थी। फिर क्या बेटे के इंतजार में इसी घर में रखेल बनकर पड़ी रहती? छी अम्मा, अब बस भी करो। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, पर यह शख्स तुम्हें ऐसी ही ज़िंदगी देने वाला था। अपनी माँ को सब प्यार करते हैं, सब इज्जत देते हैं, पर माँ के लिए कोई बीवी को देश निकाला नहीं देता। इसीलिए कहती हूँ कि परले दर्जे का कायर है। चलो, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे डरपोक और ढुलमुल आदमी के साथ घर बसाने से अच्छा है अकेले ज़िंदगी गुजार दो। ईश्वर की कृपा से तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के मोहताज नहीं हो। यही समझ लेना कि एक बुरा सपना था। वह सपना ही था अम्मा, पर चलो, इसी बहाने एक आदमी की औकात का पता चल गया। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।